नमस्कार बच्चों, आइए स्वागत करते हैं आप सबों को मैथ में। और ये 10वीं क्लास का पहला चैप्टर है और मेरा लेक्चर जो पहला नंबर है, बहुत बेहतरीन और बहुत ही सुसज्जित रूप से इस वीडियो को हम लेकर आए हैं और इसे आप तमाम बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर चलेगा दोस्तों, ये जो पार्ट है, ये आपका रेलवे, एसएससी, एनडीए, आप अन्य प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो 10th क्लास का ये बहुत ही रियल नंबर जो है, रेशनल नंबर इसमें पढ़ना है, ठीक ना। तो वास्तविक संख्याएं के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से आपको वाकिफ कराएंगे और बहुत ही अच्छा ढंग से आप सीख सकते हैं वास्तविक संख्या है क्या। तो पहला चीज, आपको वास्तविक संख्या मालूम होना चाहिए दोस्तों। परिमेय रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। पहला बात, इस बात को याद रखिएगा, परिमेय संख्या दोस्तों और अपरिमेय संख्या को बोला जाता है वास्तविक संख्या। तो दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोला जाता है। तो इस पर अधिकतर चर्चा इसी प्रकार से किया गया है। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? ए बराबर, याद रखिएगा मेरे भाई, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। इसमें सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है, ए का मान होता है, यानी ए का जो मान होगा वो बड़ा होगा किससे? बी से, क्यू से और आर से। अब बी कभी भी दोस्तों, ए जो है, ए का जो वैल्यू है हमेशा ही बी से बड़ा होगा, क्यू से बड़ा होगा, आर से बड़ा होगा, समान नहीं होगा। और बी का जो मान है मेरे दोस्तों, बी का जो मान हमेशा ही बड़ा होगा आर से। इस बात को याद रखिए। यानी मेरा कहने का जो मतलब है, जो मेरा शेषफल होगा मेरे भाई, उससे हमेशा ही क्या होगा? बड़ा आएगा, ठीक है ना, उससे बड़ा आएगा। चलिए आइए देखते हैं। ए बराबर, ए बराबर दोस्तों होता है बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो ए क्या है दोस्तों? ये भाज्य है, बराबर ये क्या होता है? भाजक, गुने भागफल, भागफल प्लस शेष। यानी इसे आमतौर पे अगर देखा जाए, इसे अगर मैं आपको डिनोट करूं और आपको दर्शाऊं, तो इन चीजों को आप भली भांति समझ सकते हैं। ए अंदर रहता है, बी बाहर होता है, क्यू भी बाहर होगा और आर जो रेस्ट होता है। तो यही मैंने बोला कि ए का वैल्यू हमेशा ही, ए का जो मान है मेरे भाई, ए का जो मान है हमेशा ही बी से बड़ा होगा, क्यू से बड़ा होगा। और ये जो बी का जो मान है दोस्तों, आर से बड़ा होगा। इसी चीज को हम लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी, या फिर ए ग्रेटर देन क्यू, या फिर ए ग्रेटर देन आर। ये बात को याद रखिएगा, ये हमेशा ही बी से क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा मेरे भाई, जो ए का जो मान होगा, ए का जो मान होगा, ये बी के बराबर भी हो सकता है, कभी कभी क्यू से बराबर भी हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। अब बताइए, ये जो बी का जो वैल्यू है दोस्तों, ये जो बी का जो वैल्यू है हमेशा ही आर से दोस्तों बड़ा होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसी चीज को कौन दिए थे? यूक्लिड महोदय दिए थे। यूक्लिड महोदय ने इन्हीं फॉर्मूलोज को बताए हुए थे क्या होता है दोस्तों, ठीक है। आगे की तरफ हम चलेंगे। वास्तविक संख्या मैंने बताया दोस्तों, जो वास्तविक संख्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या ये क्या होता है? ये जो होते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बताता है, अपरिमेय संख्या को बताता है। याद रखिएगा दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। अब परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? परिमेय संख्या को हम कह सकते हैं सम संख्या होते हैं, विषम संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, प्रगृह संख्या होते हैं, भाज्य संख्या होते हैं, भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है।
ये सभी दोस्तों यानी मोटा तौर पे हम इसे कह सकते हैं एक प्रकार की क्या है दोस्तों, ये जो है ये एक प्रकार का पूर्णांक ही है, यानी पूर्णांक। यानी यह भी याद रखिएगा पूर्णांक क्या है दोस्तों, पूर्णांक किसे बोला जाता है, पूर्णांक क्या है मेरे भाई, तो पूर्णांक कहा जाता है दोस्तों, अगर पॉजिटिव में लेते हैं तो धन पूर्णांक बोलेंगे, अगर निगेटिव में मान लेते हैं, अगर निगेटिव में मान लेते हैं दोस्तों तो ये ऋण पूर्णांक मानेंगे, यानी निगेटिव पूर्णांक कहेंगे। तो ये पूर्णांक मैंने जो बताया धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है। वास्तविक संख्या के बारे में आप समझ गए, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को बताएंगे, ठीक ना। आइए हम क्लास को सेशन को ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर हर एक सवाल को मैं आपको बखूबी बहुत तरह से अच्छे तरह से डील करूंगा, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। आइए पहला नंबर जो प्रश्न बोला है हमसे, कह रहा है परिमेय संख्या। यहाँ देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को मेरे भाई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को बोला गया है, क्या कहेंगे, वास्तविक कहेंगे कि अवास्तविक कहेंगे कि विषम संख्या कहेंगे कि अभाज्य संख्या कहेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो कह सकते हैं ये वास्तविक संख्या है। सभी प्रकृत संख्या है, यानी प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है मेरे दोस्तों, वेग से स्टार्ट होता है। सभी प्रकृत संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहेंगे, ध्यान पूर्वक समझिए। यानी प्रकृत संख्या आपको मालूम होना चाहिए, प्रकृत संख्या कभी भी स्टार्ट होगा एक से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है दोस्तों। और जो ये है प्रकृत संख्या, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना, इसे बोला जाता है नेचुरल नंबर। और एक है पूर्ण संख्या, होल नंबर, तो इसे जीरो से स्टार्ट होता है मेरे दोस्त, ये रहा जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो जीरो से स्टार्ट होगा, तो प्रकृत संख्या एक से स्टार्ट होता है, लेकिन हमसे सवाल बोला है कि एक से प्रकृत संख्या जो है अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए दोस्तों, अगर जीरो के शामिल कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो जो सवाल मेरे से पूछा हुआ है, कह रहे सभी प्रकृत संख्याओं के संग्रह, जो भी प्रकृत संख्या है उसको जीरो में उसमें अगर शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो एक प्रकार का ये पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए ही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा सवाल पूछा हुआ है, क्या पूर्णांक संख्याओं, पूर्णांक यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ बोला है पूर्णांक, पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। क्या पूर्णांक को, हाँ जी, व्यक्त किया जा सकता है, एकदम 100% व्यक्त किया जा सकता है। पूर्णांक संख्याओं को यानी एक माइनस वाला भी प्लस वाला भी, इस सब को हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अब कैसी संख्या रेखा दोस्तों, संख्या रेखा भी क्या होता है दोस्तों, अगर संख्या रेखा मैं आपको बोलूं तो यही तो संख्या रेखा है, ये हुआ जीरो, और इस दिशा में और इस दिशा में जाएंगे मेरे भाई, तो यही तो आपको दर्शा देना है, यानी एक दो तीन चार पांच, इधर आएंगे तो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार। इस संख्या रेखा पर क्या दर्शा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं हाँ, हम दर्शा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना है। आगे जो बोला है, नेक्स्ट जो नंबर बोला है हमसे, थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए, चलिए। बोला है प्रकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत, प्रकृत संख्याओं के संग्रह में, फिर से बोला वही बात, प्रकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो यह कैसी संख्या होगी, कोई बात नहीं। प्रकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को अगर शामिल कर लेते हैं दोस्तों, तो वो कोई दिक्कत ना है। एक प्रकार का क्या हो सकता है दोस्तों, ये पूर्णांक होगा, यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अभाज्य संख्या नहीं होगा, प्रकृत संख्या। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये सी ही सही होगा। मैंने अभी आपको बताया पूर्णांक धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, ठीक। अब यहाँ बोला है दो धन पूर्णांक है,
दो धन पूर्णांक दिया हुआ है, दो धन पूर्णांक, एक का नाम ए दिया है, दूसरा का नाम बी दिया है, के लिए यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अभी मैंने जस्ट आपको बता रखा है, यानी क्या बताया है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए बराबर हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ मैंने दिखा रखा है a का मान b के बराबर भी हो सकता है, a का मान 12 या बराबर हो सकता है, क्योंकि a का मान बड़ा होगा 100% r से, b का मान बड़ा होगा 100% r से। इसका यह मतलब है अगर ऐसी बातें होंगी, अगर इस तरह से बात इसमें मिलेंगी, तो इसका यह मतलब है कि जो ही होगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है जीरो, कुछ जीरो बड़ा है, जीरो बार छोटा होगा r से, हो सकता है छोटा, और b बड़ा होगा, b बड़ा होगा r से, r छोटा होगा b बड़ा होगा। ये तो एडजस्ट डिफाइन कर रहा है, ये तो बातें सही कह रहा है। r क्या b के बराबर हो सकता है, ये r एक और बात याद रखिएगा, b के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी होगा। यहाँ पे देखिए जीरो छोटा होगा, r बड़ा होगा, या ये तो बराबर भी हो सकता है दोस्तों, ये बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी दोनों बात को, जैसे मैं यहाँ पे लिखा था आपको, यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं हम। देखिए यह जो b का वैल्यू है, जैसे मान के चलिए यहाँ 2 है, और शेष कभी भी 2 नहीं बचेगा, हमेशा छोटा होगा, या तो 0 हो या तो 1 हो, यही तो होगा। तो b हर हालत में बड़ा होगा, बराबर तो हो नहीं सकता r से। और यहाँ पे देखिए मान लीजिए 2 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे, इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, ये बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ बता रहे कि यह जो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, हाँ ये बराबर हो सकता है, लेकिन हर हालत में ये जो वैल्यू है ये r कभी 0 भी आ सकता है, यानी r का जो मान है 0 भी हो सकता है, या फिर 0 से 12 भी हो सकता है। तो कहने का मेरा मतलब है 0 से जो r का मान है, r का मान है 12 हो सकता है, चाहे बराबर हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों b से हमेशा ही हमेशा छोटा होगा, हमेशा ही क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा, यानी b का जो वैल्यू है हमेशा ही बड़ा होगा। तो ये जो ऑप्शन जहां मिलेगा वही मिलेगा, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू r ग्रेटर देन b, यानी b बड़ा होगा, है ना, b बड़ा होगा हर हालत में। क्या हुआ भाई, यहाँ देखिए, तो यही जो ऑप्शन मिल रहा है वही मैं मारूंगा। हाँ यहाँ देखिए, ये वाला ऑप्शन मेरा सही है, ये वाला मेरा 100% सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न जो बोला है, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को निरूपण होगा अथवा नहीं, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा, यानी संख्या रेखा क्या है, अभी तो मैंने बोला एक सीधी सी लाइन बीच में जीरो कर दीजिए, क्या निरूपण होगा अथवा नहीं, तो हाँ होगा, ये बात सही है, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण ही होता है, ठीक है ना। अगला 8 नंबर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर बोला है क्या, 8 नंबर बोला है यदि पूर्णांक b कॉमा ए, पूर्णांक है, देखिए पूर्णांक क्या है बी ए, ठीक है ना, तो पूर्ण बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, जो b है a से कट जाता है, जो b है मेरे दोस्तों, b जो है a से कट जाता है, यानी a इसे पूरा पूरा काट देता है, इस बात को याद रखिएगा। तो b को a का क्या कहा जाएगा, b को a को क्या कहा जाएगा, इसका मतलब है ये भाग्य है, भाग लगा देगा, यानी कि भाज्य है, यानी क्या है, ये वाला भाज्य है। फिर समझिए, जैसे बोला है बी ए का, बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित होता है, बी ऐसा नंबर है जो ए आसानी से उसे काट देता है, तो बी को काट देता है, ए बी को काट देता है, तो इसका मतलब बी क्या है, भाज्य है, भाज्य का मतलब है
भाग लग जाता है, इसमें भाग लग जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए ही ठीक होगा। अपवर्त नहीं होगा, शेषफल नहीं होगा, कोई नहीं इसमें से नहीं ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन जब भी होगा तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? जीरो किसी भी पूर्णांक माने प्लस वाला को माइनस वाला को क्या, जैसे प्लस एक, क्या भाग लगाता है? जैसे एक में जीरो से भाग लगता है, दो में जीरो से भाग लगता है, तो नहीं, नहीं लगता है। तो हम कहेंगे नहीं, भाग नहीं लगाता है, विभाजित नहीं करता है, वो तो जीरो लाता है। ठीक, इन्फिनिट लाएगा। अगला सवाल जो हमसे बोला है 9 नंबर, यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। यूक्लिड जो विभाजन है एल्गोरिथम का प्रयोग क्या करने में होता है? तो दो संख्याओं को मौसा निकालने में होता है। दो धनात्मक पूर्णांक का लसा निकालने में। ये तो नहीं होगा दोस्तों, यूक्लिड का कभी भी प्रयोग होता है तो मौसा निकालने में, एचसीएफ निकालने में, दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालने में। ये बात सत्य है। तीन वाला तो होने का नहीं, तीन वाला तो होगा नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है? बोल रहा है धनात्मक जो विषम पूर्णांक होता है किस रूप में होगा, इसको हम बताना चाहते हैं। चलिए ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा? देखिए, क्यू का मान नंबर ऑफ कोई रख दे लीजिए, एक दो तीन, है ना, नेचुरल नंबर रखना है। नेचुरल नंबर यानी क्यू का मान अगर एक रखते हैं, एक रखेंगे तो क्या धनात्मक, ये क्यू जो होगा धनात्मक पूर्णांक होगा। क्यू जो धनात्मक पूर्णांक है, क्यू धनात्मक पूर्णांक है, क्यू यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, सब में धनात्मक के पूर्णांक बोले हैं, यानी प्लस वाला ही बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे धनात्मक विषम, विषम संख्या आना चाहिए दोस्तों, विषम संख्या आना चाहिए। तो क्या हम रखेंगे, सब में धनात्मक पूर्णांक रखना है, यानी एक दो तीन। क्यू का मान है इसमें एक रखिए, दो रखिए, तीन रखिए। अगर एक दो तीन चार पांच छह रखने पर हमेशा विषम संख्या आता है तो हम कहेंगे वो ऑप्शन सही है। यानी लाना है हमें विषम संख्या, जो हमसे बोला है, यानी विषम संख्या लेना है। तो क्यू का जो मान है, क्यू का जो मान है, एक बार क्यू का मान रखिए, क्यू बराबर एक दो तीन चार। चलिए ऑप्शन हम ए पालन करवाना चाहते हैं, ऑप्शन ए को हम पालन कर रहे हैं कि क्या कर रहा है। क्यू का मान दोस्तों अगर एक रखेंगे, क्यू का मान अगर एक रखेंगे तो दो में एक से जब गुना करेगा तो हो जाएगा दो। यहाँ पर अब दो रखते हैं, एक रखा गया, दो, दो रखेंगे तो दो गुने दो होगा, तो दो दूनी चार। क्या यह विषम संख्या आ रहा है? करे विषम पूर्णांक आना चाहिए, हमारा पहले ही सम सम आ रहा है, तो मतलब कि पहला ऑप्शन मेरा गया काम से, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा क्यू रखते हैं, क्यू का मान एक रखते हैं, एक रखेंगे, एक में तीन से गुना करेंगे दोस्तों, तीन होगा। फिर दो रखते हैं तो तीन दूनी छह, देख रहे हैं कि छह आ गया। यहाँ विषम, यहाँ सम, फिर विषम सम आएगा। हमसे पूछा है कि केवल विषम आना चाहिए, विषम माने फूट आना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो विषम आया, फिर सम आया, फिर तीन रखेंगे तो विषम आ गया, फिर चार रखेंगे तो सम आया। तो इसका मतलब है सम विषम का खेल है, ये भी नहीं होगा। अब बोला है केवल विषम आना चाहिए, विषम आएगा तो ठीक है। यहाँ पे रखते हैं, क्यू का मान एक रखते हैं, एक रखेंगे दोस्तों तो एक में तीन से गुना करेंगे तो तीन, और तीन में से एक घटेगा तो दो, ये दो होगा। अब फिर यहाँ देखते हैं, अगर दो रखते हैं तो तीन दूनी छह, छह में से एक कम हुआ पांच, ये भी गया काम से। तीन रखेंगे तो तीन तीन नौ, नौ में से एक कम होगा तो हो जाएगा आठ। सम विषम सम, ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे फिर एक रखते हैं, एक रखेंगे दोस्तों, जब एक हम रखेंगे, एक में दो से गुना कर दो, दो और एक तीन, ये विषम आया। फिर यहाँ पे अब फिर क्यू का मान दो रखते हैं तो दो में दो से चार, चार एक पांच, ये पांच आया। देखिए विषम विषम आ रहा है। एक और रखते देखते हैं, तीन रखेंगे तो तीन दूनी छह, छह में एक जोड़ेंगे तो सात,
ये आ रहा है बीसम बीसम बीसम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। तो मैंने 10 सवाल को आपको आइडेंटिफाई करा दिया, किस तरह से कितने सिलसिलेवार ढंग से मैंने आपको बताया। आपको अच्छा लगता होगा दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आगे के सवाल को हम ध्यान से देखते हैं। 11 नंबर सवाल, इस स्लाइड में 20 सवाल है, हम 20 को बारी बारी से देखना चाहते हैं। अरे यार क्या हो जाए। यहाँ भी सवाल वैसा ही क्या है, इसमें केवल आना है दोस्तों सम। इसमें हमें लाना है सम संख्या। क्यू का मान वैसा ही रखिए 1 2 3। 1 2 3 रखेंगे तो 1 रखेंगे। जब क्यू का मान दोस्तों 1 रखेंगे तो यहाँ 1 होगा, 2 रखेंगे तो 2 होगा, 3 रखेंगे तो 3 होगा। ये कह रहा है हर हालत में सम संख्या आना चाहिए। इसमें बताया है कि हमेशा ही इसमें मेरा सम संख्या आना चाहिए, तो सम तो नहीं आया। सम तो नहीं आया। सम नहीं आया इसका मतलब है ऑप्शन ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ क्यू का मान 1 रखेंगे तो 1 में 3 से गुना करेंगे 3, फिर 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9। ये भी सम सम नहीं आ रहा है, सम विषम करके आ रहा है। यहाँ 1 रखते हैं, क्यू का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, फिर 2 रखेंगे दोस्तों, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6। ये ऑप्शन ठीक है, ये हमेशा सम ला रहा है। और सवाल भी हमसे पूछा है कि सम संख्या आनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ रखेंगे तो सम विषम की बात दोहराने लगेगा दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग। बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है किन के लिए लागू किया जाता है। शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए, शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, केवल धन पूर्णांकों के लिए। सभी उत्तर ठीक है। इसमें हमसे पूछ रखा है कि यूक्लिड जो विभाजन है एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। तो पूर्णांक कभी भी यूक्लिड विभाजन धनात्मक वाला के लिए लागू होता है, यानी कहने का मेरा मतलब है केवल धन पूर्णांकों के लिए ही लागू होता है, ऋण पूर्णांकों के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है ना, शून्य को छोड़कर सभी। हाँ ये भी बात है, शून्य को भी छोड़ के रखा जाता है सभी पूर्णांकों के लिए। ठीक, सभी पूर्णांकों के लिए हो जाएगा, लेकिन अधिकतर धन के लिए ऑप्शन ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है ना, शून्य सहित, शून्य को छोड़कर, हाँ शून्य को छोड़कर भी हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सी ही होगा, धनात्मक पूर्णांक के लिए ही लागू होता है, ऋणात्मक पूर्णांक के लिए नहीं लागू होता है। अरे यार तू का हिस्सा होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, लेम्मा है, किन पूर्णांकों के लिए लागू होता है। केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांक के लिए, धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक के लिए, किसी भी पूर्णांक के लिए। अभी मैंने बताया केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए ही लागू, इसमें होगा, ऋणात्मक के लिए जगह कोई नहीं है। ठीक है, आगे देखा जाए। दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी हो तो डी द्वारा विभाजित होगा। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक बोला है ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, तो डी द्वारा विभाजित होगा। ए भी होगा और बी भी होगा, दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा।
क्यों होगा जी? क्योंकि इसका बोला हुआ है कि HCF जो है इसके सबसे बड़ा पूर्णांक जो HCF है डी आ रहा है, तो डी जो है HCF जो डी आ ही रहा है, इसका मतलब ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। ऑप्शन ए और बी दोनों ही ठीक हो जाएगा। अगला बोला है दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, दो धनात्मक सी जबकि बड़ा है डी हो से, और भागफल क्यू तथा शेषफल आर है, जहां जीरो बराबर हो सकता है रेस्ट वैल्यू के सामने या डी बड़ा बता रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा? इसमें सी बताया है डी, सी बड़ा है डी से, कोई बात नहीं, तो सी इज इक्वल टू होना चाहिए। सी इज इक्वल टू होगा क्या? सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर ही होगा, यही ऑप्शन सी ठीक होगा। क्योंकि इसमें कैसे है दोस्तों, क्योंकि सी पहले ही बोला है कि डी से क्या है, बड़ा है, तो सी जब डी से बड़ा है दोस्तों तो सी बराबर होगा, सी बराबर होगा डी क्यू प्लस आर। अगला जो सवाल बोला है, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी जिसमें सी बड़ा है डी छोटा है, तो इसका HCF क्या होगा अगर शेषफल r इक्वल टू 0 है? कोई बात नहीं, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है जिसमें सी ग्रेटर देन डी है, तो HCF क्या होगा? तो जबकि रेस्ट जो वैल्यू है 0 बता रहा है, इसका HCF क्या होने वाला है? तो जब सी 12 ही है, सी जब 12 ही है डी से, तो सी तो होगा नहीं, आर तो होगा नहीं, जब भी बच होगा तो ये डी ही कर सकता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है, सी इसमें बड़ा है जबकि आर इज इक्वल टू नॉट 0 हो, तो HCF सी और डी कितने बराबर होगा? कितने के बराबर होगा? HCF डी कम आर होगा, हो सकता है डी भी हो जाए, हो सकता है आर भी हो जाए, कोई बात नहीं, डी और आर होगा, सी होगा नहीं। पहला बात सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, सी बड़ा है तो सी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो गया आपका एक, ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि ए इज इक्वल टू आप जानते हैं डी क्यू प्लस आर, ए मौसा नहीं हो पाएगा, हालांकि ए होने की संभावना इसमें बता सकता है, लेकिन इक्वल टू नॉट इसमें रेस्ट बताया ना, जीरो, जीरो के बराबर नहीं है, तो जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ए वाला तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब जीरो हो जाता तो ए ऑप्शन हो जाता। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ, जैसे देखिए ये यहाँ मैंने लिया 8 और इसको डिवाइड करें, तो यह हो गया ए, ये हो गया बी, इधर आएगा क्यू और नीचे होगा आर, तो दो बार में डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 8 होगा, तो ये हर हालत में बी किसके, जो बी का जो डिवाइडर है, जो भाग लगाया है ना, 4 भाग लगाया है, दो बार में 8 आया, रेस्ट आया 0। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि अगर इस डिजिट को 8 की जगह पर अगर हम 9 लिखते, ठीक, अगर हम 9 लिखते और इसमें भाग लगाते तो 4 दूनी 8 और यहाँ बच जाता 1, तो हम कहेंगे r जो है 0 के बराबर नहीं है। तो r जब 0 के बराबर नहीं है दोस्तों, तो क्या यह HCF होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें फिर आप भाग लगाइएगा, फिर 4 से भाग लगाइएगा, तो रेस्ट जो मान आया 0 अगर हो जाता, जैसे इसमें 0 हो जाता, तो हम कह सकते थे ए मौसा हो जाता। यहाँ पे हम मौसा अगर इस 4 और 8 का कहता, दो पूर्णांक है 4 और 8 का मौसा दोस्तों पूछता, तो हम 4 बता देते। क्यों? क्योंकि इसका रेस्ट पोजीशन 0 आ रहा है, शेषफल है 0 आ रहा है, लेकिन इसमें जो शेषफल है 1 आ रहा है, इसीलिए हमने नहीं बताया। तो हम इसमें कह सकते हैं आर बराबर 0, इसमें आर बराबर 0 नहीं है, तो आर इज इक्वल टू नॉट 0। अगर दोस्तों 0 हो जाता तो हम कहते मौसा ए भी होता, बी भी हो सकता था, क्यू भी हो सकता था, ठीक, तो ऐसे कह सकते हैं, दो वाला जो आता है वो कर सकते थे, इसमें ए कभी भी नहीं होगा। तो जैसे सवाल हमारा बताया पूछा है
ठीक है ना। बोला है सी बड़ा है, तो जब सी बड़ा ही है दोस्तों, तो इसका मतलब है डी हो सकता है, डी होगा या तो आर होगा। तो डी और आर इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए मैंने बोला सी नहीं होगा, क्योंकि अगर यह जीरो कह देता, आर का मान जीरो हो जाता, तो ऑप्शन ये मेरा वाला सही हो जाता। क्या कौन सा का ऑप्शन है, सी डी आर, ये हो सकता था, सी भी हो सकता था, चाहे डी भी हो जाता था, चाहे आर भी हो जाता। ओके, आगे चलते हैं। आगे बोला है रूट 18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, इसके बारे में पूछ रखा है। इसका परिमेयीकरणीय गुणांक क्या होने वाला है, ये पूछा है। आइए देखते हैं। परिमेयीकरणीय गुणांक जब बोलेगा, जैसे बोला है परिमेयीकरणीय गुणांक, जैसे इसमें रूट 18 है, तो परिमेयीकरणीय गुणांक में जो बच्चों बच जाएगा वही आपका जब गुणनखंड करेंगे, तो इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 3 3 ये होगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3√2, तो बचा क्या गुणनखंड, √2, यही √2 आंसर हो जाएगा। यानी केवल √2 इज द करेक्ट आंसर, इसका √2 ही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक, 45 और 60 का मौसा निकालना है। तो 45 और 60 का कौन सा ऐसा बड़ा पहाड़ा है जिसके पहाड़ा में 45 और 60 आएगा। हालांकि 5 के पहाड़ा, देखिए 5 के पहाड़ा में भी 45 आता है, 60 आता है, ठीक है ना। और उसके बाद 3 के पहाड़ा में भी आता है 45 60, और किसके पहाड़ा में 15 के पहाड़ा में भी आएगा 45 60, और किसी के पहाड़ा में, तो 15 ही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा पहाड़ा लिया जाएंगे, सबसे बड़ा जो होगा डिजिट वही होगा। अगला सवाल हमसे जो पूछा है, बोला है एक और शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। कह रहा है कि जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय होता है। अपरिमेय याद रखिए, हमेशा ही अपरिमेय होता है। मैंने आपको 20 सवाल बताया, आपको कैसा लगा दोस्तों, इस बात का कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की क्लास के सेशन को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आप बने रहिएगा, और आपके लिए नए नए हम क्षेत्र से नए नए क्लास को आपको कराते रहेंगे, ताकि आपका मजबूतीकरण बढ़ता रहे और मुझे भी आपको सपोर्ट करने का इच्छा प्रदान हो। इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। अगर आपको मेरी तनिक भी हेल्प मिल जाए, और आपसे मेरा हेल्प क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल पे बने रहते हैं, यही मेरे लिए बहुत धन है। ठीक है ना, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।